मेहंदी ब्लाउज वाली। एक गांव में एक संध्या नाम की लड़की रहती थी। संध्या दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसकी गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। संध्या के परिवार में बस उसकी बीमार माँ ही थी, जो चाहती थी कि जल्द से जल्द संध्या का ब्याह हो जाए। संध्या, तेरे मामा जी एक रिश्ता लाए हैं। लड़का हमारी तरह गरीब है, पर लड़के की उम्र 30 साल की है। तू कहे तो मैं बात चलाती हूँ। संध्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो तेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाते, लेकिन वो नहीं है। ऊपर से मेरी भी तबीयत बहुत खराब है। पता नहीं और कितने दिन रहूंगी। मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। संध्या अकेले ही अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाया करती थी और शादी, ब्याह, तीज त्योहारों पर औरतों को मेहंदी लगाकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी। गांव की सारी औरतों को संध्या की मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो सभी संध्या के पास ही मेहंदी लगवाने आया करते थे। संध्या दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत है। जी, थैंक यू। संध्या की जिससे शादी होने वाली थी वो किशोर है। किशोर एक दिहाड़ी मजदूर है। किशोर का इस दुनिया में और कोई नहीं है, वो अनाथ है। जब किशोर संध्या को देखने आया तो उसे संध्या एक ही नजर में भा गई, पर संध्या ने एक शर्त रखी। मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर आपको सही लगे तो आप ही हमारे घर में हमारे साथ यहीं रह लीजिए। शादी के बाद किशोर सोच में पड़ गया। इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी मेरे पास खुद का घर नहीं है और यहाँ रहने से मेरा किराया भी बच जाएगा। किशोर ने शर्त मंजूर कर ली। कुछ महीनों बाद किशोर और संध्या की शादी हो गई। अब किशोर संध्या के घर में घर जमाई की तरह रहने लगा। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर फिर लोग किशोर पर ताने कसने लगे। अरे आ गया जोरू का गुलाम। घर जमाई कहीं का। किशोर को लोगों की बातें चुभने लगी और इसी गम में उसने शराब पीना शुरू कर दिया। वो शराब पीकर घर आता और संध्या पर हाथ उठाया करता। तेरी वजह से, बस तेरी वजह से मैं सबके सामने मजाक बन गया हूँ। मैंने क्या किया है? पता है लोग मुझे क्या क्या कहते हैं? जोरू का गुलाम, घर जमाई। किशोर ने गुस्से में संध्या को बहुत मारा, इतना कि वो बेहोश हो गई। संध्या की माँ ने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं मर जाती तो तू चुपचाप अपने पति के घर जाती और ये सब ना होता। माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही नसीब फूटा है। संध्या कुछ दिनों में ठीक हो गई, लेकिन फिर उसके साथ वही सब हुआ। इस बार जब किशोर ने संध्या पर हाथ उठाया तो संध्या ने उसे धक्का मार दिया। चले जाओ, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अपने पति को उल्टा बोलती है? तेरी इतनी हिम्मत? ताकत मुझ में भी है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मारते मारते इस गांव से बाहर भगा दूंगी। तुझे तो मैं देख लूंगा। किशोर वहाँ से चला गया और संध्या खुद अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या की माँ परेशान थी। अब दामाद जी चले गए हैं तो इस घर का दाना पानी कैसे चलेगा? संध्या, पहले भी मैं ही चलाती थी ना ये घर, आगे भी चला लूंगी। संध्या वापस औरतों को मेहंदी लगाने लगी। शादियों में मेहंदी लगाकर उसकी ठीक ठाक कमाई हो रही थी। संध्या खुश थी कि धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती जा रही थी। अब उसे अपने पति के पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। फिर एक दिन संध्या को एक बहुत ही अमीर लड़की के शादी में मेहंदी लगाने का ऑर्डर आया। उसे मेहंदी के 5000 रुपए मिलने वाले थे, इसीलिए वो खुशी खुशी वहाँ पहुँच गई। दीदी,
अच्छी मेहंदी लगाना, ऐसी कि सब देखते रह जाएं। हाँ बिल्कुल। संध्या ने दुल्हन को बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई। बहुत सुंदर है दीदी। उसके बाद दुल्हन ने अपना मेहंदी वाला लहंगा पहना। दुल्हन मॉडर्न विचारों वाली थी। उसका ब्लाउज पीछे से बैकलेस था। तभी दुल्हन की होने वाली सास उसके कमरे में आई और बैकलेस ब्लाउज देखकर उसने नाक चढ़ा ली। ये कोई ब्लाउज है? हमारे घर की औरतें ऐसा खुला खुला ब्लाउज नहीं पहनती। मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो तो तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे से करवाती ही नहीं। आंटी जी, इसमें क्या बुरा है? आजकल तो सभी दुल्हनें ऐसा ही ब्लाउज पहनती हैं। पहनती होगी, पर हमारे घर की दुल्हन नहीं। अगर तुम ऐसे बाहर आई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसीलिए ऐसे तो बाहर मत आना। पर ये मैंने इतने शौक से बनवाया है आंटी। होने वाली सास मुंह चढ़ाकर चली गई। दुल्हन की माँ दुल्हन को समझा रही थी कि वो ब्लाउज चेंज कर ले। नहीं मॉम, मेरे इस लहंगे पे यही ब्लाउज परफेक्ट है। मैं कोई दूसरा ब्लाउज नहीं पहनूंगी। अगर आज फंक्शन होना है तो मैं यही ब्लाउज पहनूंगी बस। दुल्हन भी अपनी जिद पर अड़ी थी और होने वाली सास भी। दुल्हन की माँ सिर पकड़कर बैठी थी। अब क्या करूं? अगर ऐसा हुआ तो ये शादी नहीं होगी। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। संध्या ने अपनी मेहंदी की कोन उठाई और दुल्हन की पीठ पर मेहंदी से डिजाइन बनाने लगी। देखते ही देखते दुल्हन की पूरी पीठ पर एक बड़ी सी मेहंदी की डिजाइन थी, जिससे उसका पूरा बैकलेस ब्लाउज और भी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। ये देखकर दुल्हन तो बहुत खुश थी और सास को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। उस दिन का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ और दुल्हन के मेहंदी ब्लाउज की बहुत तारीफें हुई। दुल्हन की माँ ने संध्या को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तुमने मेरी बेटी की शादी बचा ली है। थैंक यू बेटा। इस दिन के बाद से संध्या का मेहंदी ब्लाउज फेमस हो गया और उसे कई और सारे ऑर्डर आने लगे। शुरू में संध्या जो भी दाम ग्राहक देते वो ले लेती, पर फिर उसकी मांग बढ़ गई। आंटी जी, मेरा रेट फिक्स है। अगर आप 15,000 रुपए देंगी तभी मैं आऊंगी। बेटा 15,000 तो बहुत ज्यादा है, 10,000 तक मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। आंटी जी 15,000 से 1 रुपए कम नहीं होगा। संध्या की बढ़ती मांग की वजह से कई लोग संध्या से मेहंदी ब्लाउज नहीं बनवाते थे। संध्या को लग रहा था कि वो सही कर रही है। यहाँ आसपास में मैं अकेली ही ऐसी मेहंदी वाली हूँ जो मेहंदी ब्लाउज बना सकती है। जो मेरा सही दाम देगा मैं उसी के लिए मेहंदी ब्लाउज बनाऊंगी। महंगा दाम होने के बावजूद संध्या को हर महीने 3-4 ऑर्डर मिल ही जाते थे। एक दिन संध्या एक शादी में पहुंची और वहां उसने देखा कि एक शहर की आर्टिस्ट मेहंदी ब्लाउज बनवा रही थी। पूछताछ करने से पता चला कि वो आर्टिस्ट बस 7,000 रुपए लेती है। संध्या के सारे ग्राहक धीरे धीरे उसी आर्टिस्ट के पास जाने लगे। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? संध्या खुद जा जाकर लोगों से काम मांगने लगी, पर औरतों ने उसे ये कहकर लौटा दिया कि उन्होंने पहले ही आर्टिस्ट को ऑर्डर दे दिया है। कुछ ही महीनों में संध्या का अच्छा खासा चलने वाला धंधा ठप हो गया और कुछ ही महीनों में संध्या की परिस्थिति पहले जैसी हो गई। अब उसे मेहंदी लगाने के 100-200 रुपए ही मिलते थे। संध्या ने अपनी लालच की वजह से अपना अच्छा खासा बिजनेस खराब कर लिया। काश मैं लालच ना करती, लेकिन अब संध्या कर भी क्या सकती थी। जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच से दूर ही रहना